तो क्या लिखा है कि लेट अस कंसीडर टू ऑपरेटर्स ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर. The operator AB minus BA is called the commutator of the operators A and B. कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या बताया गया था कि दोनों ऑपरेटर का जो पोजीशन है साइमल्टेनियस अलाइनमेंट जो है, ये साइमल्टेनियस अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ए बी और बी ए का वैल्यू सेम है या नहीं है. जैसे हम कल जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करके बता रहे थे तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में है ना, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में. तो वहां पे आपको जो चीज देखा गया था कि स्केलर प्रोडक्ट में आपका जो भी वेक्टर्स रहेंगे उन सबका ओरिएंटेशन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे कोई रोटेशन वाली बात नहीं आती है. लेकिन जैसे ही हम उसको एक वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को नोटिस करेंगे तो वहां पे आपके लिए कोई भी वेक्टर को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते. अगर आपके लिए ए क्रॉस बी का जो वैल्यू मिलेगा, बी क्रॉस ए का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के केसेस में आपका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन अलग हो जाता है. इसलिए एक नेगेटिव साइन का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है. यहाँ पे भी देखिए आपके पास दो ऑपरेटर आप पहले कंसिडर किए, एक ए और दूसरा है बी. ए बी माइनस बी ए, ये जो वैल्यू मिलेगा आपको, ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस बी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई ए, ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगा, ये क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर. किसका कम्यूटेटर, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर दोनों का, ये दोनों का ही एक क्या है, कम्यूटेटर है. अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे आप जो एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज किया हूँ, इस एग्जांपल को देखिए. यहाँ पे दोनों ऑपरेटर का एक इंट्रोडक्शन किया गया है एक साथ कि डी टी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डी टी एक्स किस फॉर्म में है, ये ए बी माइनस बी ए फॉर्म में. यहाँ पे आप इसको अगर नोटिस करोगे, डी टी एक्स को अगर आप ए ऑपरेटर और एक्स को अगर बी ऑपरेटर मानोगे तो देखो ये ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इस फॉर्म में है ना. तो ये एक क्या है, आपका कम्यूटेटर है. ये कम्यूटेटर और ये ऑपरेटर क्या करेगा, आपका जो ये एफेक्स जो फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इस फंक्शन को इस ऑपरेटर क्या करेगा, चेंज करेगा. और चेंज करके हमको मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ कि ये जो वापस अपना ओरिजिनल फॉर्म में ये मतलब कोई फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है. ओके. तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कल हम जो चीज पढ़ रहे थे डिफरेंट आइडेंटिटी ऑपरेटर और जो भी हम कल एक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये जो ऑपरेटर है डी टी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी टी एक्स, ये ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और फिर वापस एफ एक्स में ही चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये ऑपरेटर आपका एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो कि इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. अब जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर ही हो, यहाँ पे हम इसका वैल्यू आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किए हैं. अगर इसका वैल्यू अगर कुछ जगह चेंज हो जाता है, सपोज द राइट हैंड साइड में जो एफ लिखा हूँ, ये एफ ना लिख के अगर मैं जी लिख देता तो आपके लिए क्या हो जाता है कि हाँ इस ऑपरेटर का सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट करता है अदर देन 1. ओके. देखिए यहाँ पे कि इफ ए बी माइनस बी इक्वल टू 0 देन द टू ऑपरेटर्स आर सेड टू कम्यूट और सिंपली कम्यूटेटिव. ये कल भी बात किया गया था कि अगर ए बी माइनस बी ए ऐसा वैल्यू अगर आपको मिलता है और इसका अगर एक जीरो वैल्यू मिलता है तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूट. ये आपका दोनों ऑपरेटर कम्यूट कर रहा है. अगर नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर. ओके. अगर कम्यूट करता है और सिंपली जीरो वैल्यू मिलेगा, अगर कम्यूट नहीं करेगा तो जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा. ठीक. तो जैसे ये भी एक सिंपली आप डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन में भी आपके पास इधर जीरो वैल्यू और वन वैल्यू, ऐसा जो भी हम मतलब उसी के एनालॉजी में हम इसको बोल सकते हैं कि अगर कम्यूट करेगा तो जीरो वैल्यू, और वापस अगर इसको आप रिवर्स बोलेंगे कि अगर जीरो वैल्यू मिलता है तो वो कम्यूट करेगा, अगर नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा तो वो कम्यूट नहीं करेगा. ओके.
अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, when non-commutative operators are involved, the order of writing and the order of writing the product becomes important. ओके, जब नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर होगा तो आपके लिए ये जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ए बी माइनस बी ए, ये जो लिखने का जो तरीका है इसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा और कौन सा बाद में। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेटर्स के जो भी रिजल्टेंट वैल्यू मिलेंगे वो वैल्यू कैसा होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा गया है द कम्यूटेटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरिंग द करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी साइमल्टेनियसली। In other words, non-commutativity of operators makes a simultaneous measurement of corresponding quantities impossible. देखो यहाँ पे जैसे आप लोग इसको पहले देख भी चुके हो, यूट्यूब वाला जो लिंक मैं आप लोगों को शेयर किया था उसमें इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखोगे तो इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल है तो आप दोनों मतलब जो वेरिएबल है इन दोनों को आप कभी भी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो। अगर आप साइमल्टेनियसली मेजर करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा और उस समय आपको जो डिस्क्रिपेंसी जो वैल्यू मिलेगा वो डिस्क्रिपेंसी किस ऑर्डर में होगा ना, प्लांक कांस्टेंट के ऑर्डर में होगा। इसलिए हम वहाँ पे एक्स पी एक्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू एच प्लस और एच प्लस अपॉन 2 इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये कम्यूटेटिविटी क्या एक्सप्रेस करता है कि कोई भी फिजिकल और एनी काइंड ऑफ पेयर ऑफ फिजिकली मतलब फिजिकल वेरिएबल का मेजरमेंट का एक साइमल्टेनियस पॉसिबिलिटी कि हम क्या किसी एक को पहले नाप के फिर दूसरे को भी अलग से नाप सकते हैं कि दोनों को हम एक साथ नाप सकते हैं। अगर आप दोनों को साथ में नाप सकते हैं तो वो दोनों कम्यूट करेगा, लेकिन अगर दोनों को साथ में नहीं नाप सकते तो वो क्या होगा, एंटी कम्यूटिंग नेचर, जैसे पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों को आप कभी साथ में नहीं नाप सकते, तो ये एंटी कम्यूटिंग नेचर को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे तो मैथमेटिक्स के बारे में कोई बोलने वाली बात है नहीं, मैथमेटिक्स बहुत इजी मैथमेटिक्स है, आप लोग लिंक को भी फॉलो किए होंगे पहले। दो चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो है कम्यूटेशन का एक्चुअल में मीनिंग। ये कम्यूटेशन हम किसको बोलेंगे, क्या होता है एक कम्यूटेशन। देखो क्या लिखा है, when we perform a quantum mechanical measurement we always measure an eigen value of our operator। ओके, आपको जब भी कोई मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व दिया जाता है सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि उसको एक आइजन वाली इक्वेशन लिखना ax इक्वल टू लैम्डा एक्स इस फॉर्म में, और फिर आप क्या ढूंढते हैं, ए ऑपरेटर को वहां पे पुट किए, एक्स का वैल्यू पुट किए एंड देन आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको आप आइजन वैल्यू बोलते हैं। ये हम सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय आप इसको यूज करते हैं। आफ्टर द मेजरमेंट द स्टेट इज लेफ्ट इन द करस्पॉन्डिंग आइजन स्टेट, यही होता है। एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इस फॉर्म में अगर आप देखोगे ए ऑपरेटर एक्स के ऊपर लागू हो रहा है, लैम्डा आइगन वैल्यू मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपका लैम्डा के साथ जो एक्स मल्टीप्लाइड रहता है वो एक्स में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स आपका जो मेजरमेंट करने के बाद जो स्टेट है वो स्टेट एज इट इज उसके जो प्रीवियस स्टेट था उस स्टेट में ही वो एग्जिस्ट करता है। अब देखो, the eigenstates to the operator are precisely those states for which there is no uncertainty in the measurement. We always measure eigenvalue with probability 1। क्या बोला गया देखो, the eigenstates to the operator are precisely those states for which there is no uncertainty in the measurement। मतलब हम ऐसे स्टेट्स को वहां पे सॉल्व करते हैं जहां पे आप उसका जो आइगन वैल्यू है उस आइगन वैल्यू को आप ढूंढ सकते हैं, जहां पे उस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स और गिवन स्पेस ऑफ रीजन में आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप उसी रीजन में ढूंढ सको। मतलब आपके पास अनसर्टेनिटी नाम का कोई भी चीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको जो स्पेस ऑफ ओरिजिन दिया जाएगा उसी रीजन में आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस वैल्यू को ही आप वहां पे ढूंढते हैं। मतलब आपका गिवन रीजन में आप उसी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। दैट मीन्स आपका उस पर्टिकुलर डायनेमिकल क्वांटिटी का और जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पाने का और उसका कैलकुलेट करने का जो संभावना होगा वो 1 होगा। इसलिए देखो लिखा गया है वी ऑलवेज मेजर
the eigenvalue with probability 1. An example is the energy eigenstates. अब यहाँ पे एक एनर्जी आइजेंस्टेट का यहाँ पे देखो हम एग्जांपल लिए हैं कैसे ना. इफ यू आर इन स्टेट गेट n with energy eigenvalue En, you know that Hn equal to En into n and you will always measure this energy En. तो यहाँ पे एक एनर्जी स्टेट को लिखा लिया गया है जिस एनर्जी स्टेट का और सिंपली सॉरी एक मतलब आइजन स्टेट लिया गया है और उसको हम गेट एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आप सिंपली अगर उसको साई से रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या लिखोगे एच साई इक्वल टू ई साई जो कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है और सिंपलेस्ट फॉर्म है एच साई इक्वल टू ई साई. यहाँ पे हम इसको गेट साई से रिप्रेजेंट किए हैं क्योंकि आगे हमारा जो ब्रैकेट नोटेशन है उसको गेट नोटेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और आसानी से समझ में आएगा. तो देखो यहाँ पे कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पे एच क्या है हैमिल्टनियन ऑपरेटर. ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर एन जो एनएफ जो स्टेट है इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. ई एन उसका एनर्जी आइजन वैल्यू है और एन वापस वही स्टेट. दैट मीन्स यू विल ऑलवेज मेजर दिस एनर्जी वैल्यू एन. मतलब आप एच ऑपरेटर को अगर आप एन स्टेट में ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा ही ये ई एन जो एनर्जी आइजन वैल्यू है यही वैल्यू मिलेगा. ओके. नाउ व्हाट इफ वी वांट टू मेजर टू डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स. क्या होगा अगर हम एक साथ दो मतलब ऑब्जर्वेबल को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा. Now, if we measure first A, we know that the system is left in an eigenstate of A. देखो यहाँ पे जो एच एन इंटू ई एन एच एन इक्वल टू ई एन साइन जो लिखा हूँ मैं यहाँ पे एच क्या है ऑपरेटर है. अब सपोज अगर मैं जो यहाँ पे जैसे बोला गया है यहाँ पे एच को आप रिप्लेस करोगे ए ऑपरेटर से तो एच को अगर ए ऑपरेटर से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा ए ऑपरेटर एन स्टेट के ऊपर अप्लाई मतलब ऑपरेट करेगा फिर सम आइजन वैल्यू प्रोवाइड करेगा एंड देन वही जो स्टेट था उसी स्टेट को वो वापस रिप्रेजेंट करेगा. इसी को बोला गया इफ वी मेजर फर्स्ट ए वी नो दैट द सिस्टम इज लेफ्ट इन एन आइजन स्टेट ऑफ ए. दिस माइट ऑल्टर द मेजरमेंट आउटकम ऑफ बी. अब क्या बोला जा रहा है कि आप पहले ए और बी इन दोनों में से पहले ए को इस्तेमाल किए और फिर आपका जो स्टेट था उस स्टेट के ऊपर ऑपरेट किए. तो ए ऑपरेटर के ऑपरेशन के बाद एक नया आइगन वैल्यू मिला और जो आपका स्टेट था वो स्टेट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्टेट में उसको आप रिटर्न किए. अब आपको क्या करना है बी ऑपरेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. अब क्या बोला जा रहा है दिस माइट ऑल्टर द मेजरमेंट आउटकम ऑफ बी. अगर आप पहले बी को नापते तो आपके लिए जो इनेट जो स्टेट था वो इनेट स्टेट का वैल्यू जैसा होता ए के मेजरमेंट के बाद अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि वो वैल्यू में कोई चेंज आए. सो इन जनरल द ऑर्डर ऑफ योर मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो इस ऑर्डर में हम इसको मतलब मेजरमेंट करना चाहते हैं वो मेजरमेंट का ऑर्डर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉट सो विद द कम्यूटेटिंग वेरिएबल्स. कम्यूटेटिंग वेरिएबल अगर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो बात एक ही है. लेकिन जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो आप क्या करते हैं ना ए से लेके बी के डायरेक्शन में एक राइट हैंड स्क्रू को घुमाते हैं और उसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी साइन थीटा इन कैप. लेकिन उसी को अगर आप बी क्रॉस ए बोलते हैं तो बी से लेके ए के डायरेक्शन में राइट हैंड स्क्रू को आपको घुमाना पड़ेगा. तो उसका जो डायरेक्शन होगा जो कि ए क्रॉस बी से जस्ट ऑपोजिट होगा इसलिए आपको क्या मिलेगा बी ए साइन थीटा इन कैप. और इसको अगर आप वापस ए बी के फॉर्म में लिखोगे तो एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा इन कैप इसी फॉर्म में आ जाता है. तो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर कम्यूटेटिंग वेरिएबल है तो कम्यूटेटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा. अब देखो जो चीज यहाँ पे लिखा गया है इफ ए एंड बी commute then you can come up with a set of basis states a and b n that are the eigenstates of both a n and b. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए और बी ऐसे ये दोनों जो ऑपरेटर्स था इन दोनों को हम मान लेते हैं कि ये दोनों कम्यूट करते हैं. तो आपके पास जो स्टेट रहेगा इंडिविजुअल
मतलब ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग, ये दोनों इंडिविजुअल ऑपरेटर के लिए आपका एनर्जी आइजन वैल्यू दो अलग अलग मिलेगा। ए के लिए सपोज मिल रहा है ए एन और बी के लिए मिलेगा बी एन। तो आपका जो सेट ऑफ बेसिस स्टेट दैट इज स्टेट ऑफ ए एन बी एन, ये आपके लिए क्या करेगा, ए और बी इन दोनों का एक मतलब कॉम्पैक्ट आइजन स्टेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। देन एनी स्टेट कैन बी written as a linear combination of the form get psi equal to summation over alpha n into gate of a n b n, जहाँ पे आपका क्या है ए एन बी एन क्या क्या है, ए आइजन वैल्यू ऑफ ए एन एंड बी आइजन वैल्यू ऑफ बी एन, और अल्फा क्या है आपका जो आपका सिंपली एक इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। और जैसे कि आप इसको जब आप इसको अल्फा का जब स्क्वायर बोलोगे तो ये आपके लिए एक मेजरमेंट का प्रोबेबिलिटी, जो आपका आइजन वैल्यू जो मिलता है इंडिविजुअल ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग, उसका प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा जब आप अल्फा का स्क्वायर को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे साई का जो सिंपली बताओगे तो साई के लिए सिंपली कोई फिजिकल मीनिंग ऐसा आप नहीं बोल सकते, लेकिन साई स्क्वायर के लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ एक मेजरमेंट प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन गिवन स्पेस ऑफ रीजन, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा भी कुछ उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एक पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट को आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हो। ये जो फॉर्म है यहाँ पे, इसको जब आप ब्रैकेट नोटेशन को पढ़ेंगे आज, उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो क्या बोला गया कि व्हाट इफ वी मेजर बी फर्स्ट, क्या होगा अगर हम पहले बी को मेजर करें। तो क्या होगा अगर बी को पहले मेजर करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो प्रोबेबिलिटी गेटिंग द पर्टिकुलर वेरिएबल उसका वैल्यू तो सेम रहेगा अल्फा एन स्क्वायर, और सिस्टम आपका क्या होगा, उस सिस्टम को आप अल्फा ए सॉरी ए एन इंटू बी एन, ये जो केट फॉर्म है इस केट फॉर्म में ही वो एज इट इज पहले की तरह रहेगा। अब आप क्या करोगे, पहले बी को मेजर किए एंड देन आप ए को मेजर करना चाहते हो, तो ए को अगर आप मेजर करोगे तो ए के लिए क्या होगा ना, ए के लिए जब आप मेजर करने जाओगे तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भी वापस सेम ही रहेगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है कि पहले आप बी को मेजर करो या पहले ए को मेजर करो, इस केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कम्यूट करते हैं। तो कम्यूटेटिंग नेचर के कारण आपका जो भी ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर वेरिएबल इज सेम irrespective of its measurement order। मेजरमेंट ऑर्डर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। So a commutator in quantum mechanics tells us if we can measure two observables at the same time। तो हमारा ये जो ऑब्जर्वेबल का जो मेजरमेंट है, एक कम्यूटेटर हमको क्या बताएगा कि ये मेजरमेंट क्या हम मतलब एक साथ कर सकते हैं या नहीं। अगर कम्यूटेटर इफ द कम्यूटेटर ऑफ द ऑब्जर्वेबल इज जीरो, अगर ये कम्यूटेटर का वैल्यू अगर जीरो होता है then they can be measured at the same time, otherwise there exists an uncertainty relation between the two। तो हम दोनों को साथ में मेजर कर सकते हैं तो ये करेगा और वहां पे कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कम्यूट अगर नहीं करता है तो एक अनसर्टेनिटी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, जैसे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बात किया गया है। देखो यहाँ पे पोजिशनल मोमेंटम को आप एक साथ कभी नहीं नाप सकते। momentum do not commute and therefore we cannot precisely determine positional momentum at the same time। positional momentum को हम एक साथ कभी नहीं नाप सकते। सिमिलरली एनर्जी टाइम के लिए भी वही होगा, एंगुलर मोमेंटम और एंगल के लिए भी तो वही होगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत? The time independent wave function psi r is treated as a vector in an n-dimensional space and is called the Kate vector or simply Kate। It is written symbolically as psi r equal to this form। देखो यहाँ पे जो चीज बोला गया है कि एक वेव फंक्शन को जब आप केट नोटेशन से इस्तेमाल करते हैं तो उस केट नोटेशन को कैसे लिखा जाता है ना, एक साई जो हमारा आइजन स्टेट और वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो दिस इज द केट वेक्टर और सिंपली केट नोटेशन, इसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ
the complex conjugate psi star is written as the bra vector or simply bra as psi star equal to this. ओके, तो आपके पास जैसे आपको कोई भी अगर फंक्शन को वेव फंक्शन को दे दिया गया है जिस वेव फंक्शन को आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को साई स्टार से, उसी तरीके से अगर आप ब्रैकेट नोटेशन को यूज करोगे तो साई को रिप्रेजेंट करोगे गेट साई से और साई स्टार को रिप्रेजेंट करोगे ब्रा साई से। ठीक, तो ये जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं गेट नोटेशन और ये जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं ब्रा नोटेशन। द इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ is then written as the scalar product psi star psi d tau। ये जो इंटीग्रेशन जो है इस इंटीग्रेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे तब, तो साई स्टार को आप रिप्लेस कर दो जो आपका ब्रा साई है और जो साई था उस साई को रिप्रेजेंट कर दो केट साई से। तो इसीलिए देखो ये जो फॉर्म है इक्वेशन नंबर 3 साई स्टार साई डी टाउ इंटीग्रेशन ओवर साई स्टार साई डी टाउ, इसको ब्रैकेट नोटेशन से जब आप लिखोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। साई मतलब ब्रा साई एंड केट साई इन दोनों का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान देना है कि ये जो ब्रा और केट नोटेशन के अंदर में दोनों साई को लिखा गया है, ये दोनों साई एक नहीं है। जो फर्स्ट जो साई है ये आपका कॉम्प्लेक्स स्पेस में साई का वैल्यू है, दैट मींस ये साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो केट साई जो है ये केट साई एक्चुअल में कौन सा है, जो ऑर्डिनरी स्पेस में और जो कि आपका गिवन फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, for two functions phi r and psi r we can write the scalar product as, अगर आपके लिए दो अलग अलग फंक्शन है, सपोज पहला वाला फंक्शन आपके लिए फाइव स्टार है और दूसरा सेकंड फंक्शन आपका साई है, तो ब्रैकेट नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे ना, पहले ब्रा में आप लिखोगे फाइव और फिर केट में लिखोगे साई। एंड ऑब्वियसली क्या है ये कि फाइव इंटू साई दिस इज गिवन बाय साई और फाई का जो ब्रैकेट कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस में अगर आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इस इक्वेशन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा आगे बताएंगे, फिलहाल इसको देख लो कि अगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में दिया गया है कि ब्रा फाई इंटू केट साई इक्वल टू क्या होगा, ब्रा साई इंटू केट फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू। ओके, the expectation value of a dynamical variable alpha is written as expectation value of any kind of आपका डायनेमिकल वेरिएबल अगर है तो उसके लिए जैसे लिखते हैं हमारा जो हम ऑपरेटर फॉर्म में भी पढ़ते आ रहे हैं साई स्टार ऑपरेटर साई डी टाउ, यहाँ पे भी देखो साई स्टार ऑपरेटर ऑफ द पर्टिकुलर डायनेमिकल वेरिएबल दैट इज अल्फा कैप इनटू साई डी टाउ। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट नोटेशन में ब्रा ऑफ साई इनटू केट ऑफ अल्फा साई, इस फॉर्म में लिखेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। आपको ये सब जो फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है ये सब फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस इंटीग्रेशन को हम किस फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो आपका जो यहाँ पे बोला गया है कि इफ साई इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट सी देन द स्केलर प्रोडक्ट बिकम्स क्या होगा कि ब्रा फाई इंटू केट सी साई दिस इज गिवन बाय सी इंटू ब्रा फाई इंटू केट साई। ओके, एक आपके पास केट वेव फंक्शन दिया गया है, केट साई दिया गया है, इसको आप एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि इक्वेशन नंबर 7 में दिखाया गया है। तो स्केलर जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा कि आपका ये जो कांस्टेंट जो यहाँ पे साई के साथ जो मल्टीप्लाइड है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपका जो फाई और साई है ये ब्रैकेट नोटेशन के अंदर में ये रहेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ bra phi is multiplied by c then the scalar product becomes क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एक स्केलर प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे ये एक क्या हो रहा है, ब्रा फाई को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक किससे, एक सी के साथ मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा सी को आप सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा और बाकी दोनों एज इट इज ब्रैकेट नोटेशन के अंदर में रहेंगे। ये ऑब्वियसली वही होना चाहिए क्योंकि आप जो पहले देखते आ रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 से या 6 से कि आपका ये जो फाई जो है ये फाई किस स्पेस में है, कॉम्प्लेक्स स्पेस में है। तो कॉम्प्लेक्स स्पेस में होने के कारण ये एक्चुअल में फाई जो है ये फाई स्टार है, तो सी जो होगा वो भी सी स्टार ही होगा और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 8 इसी तरीके से फॉलो होगा। ओके, now it is to be noted that in the second case, that is equation number 8,
since c appears to the left of the vertical bar within the angular brackets, we have to multiply the complex conjugate c star outside the brackets. उसी बात को बोला गया है कि c आपका क्या है, एक आपका देखो ये जो वर्टिकल बार किसको बोल रहा है ना, ये जो ब्रैकेट नोटेशन, ये जो फाई और साई के बीच में ये जो लंबा सा जो ये जो लाइन खींचा गया है, इसको हम यहाँ पे वर्टिकल बार इस नाम से बोल रहे हैं। इस वर्टिकल बार के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में होने के कारण ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स स्पेस में है। कॉम्प्लेक्स स्पेस में होने के कारण सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी स्टार। लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 7 को देखोगे तो इस इक्वेशन नंबर 7 में ये क्या था, आपका ये जो सी है, ये सी एक्चुअल में कहाँ पे था, ये आपका जो केट स्पेस है, मतलब ऑर्डिनरी स्पेस में, तो केट स्पेस में होने के कारण इस सी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सी सिंपली एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ओके, नाउ द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटर अल्फा कैप बिटवीन द स्टेट्स साई एंड फाई इज रिटन एज दिस। देखो मैट्रिक्स एलिमेंट को कैसे लिखा जा रहा है ना, इस इक्वेशन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 6 या 7 में लिखा गया होगा। देखो ये एक 5 स्टार अल्फा कैप साई डी टाउ, ऐसा अगर आपके पास एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, फाई मतलब ब्रा फाई इंटू केट ऑफ अल्फा साई, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन अगर अल्फा कैप मतलब जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अगर कैसा है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो उस इक्वेशन नंबर 9 को, मतलब ये जो पोर्शन है खास करके जो ब्रैकेट नोटेशन में जो लिखा गया है, इस नोटेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ब्रा ऑफ फाई देन आपका ऑपरेटर एंड देन आप क्या होगा, केट ऑफ साई। हालांकि ये ऑपरेशन बिल्कुल एज इट इज होगा। कैसे, ये पहला अल्फा जो है, ये अल्फा साई के ऊपर ऑपरेट होगा एंड देन, क्या सबको सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। जी सर, सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे जो बोला गया है कि अगर आपका जो अल्फा कैप जो है ये अगर हर्मिशियन है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, और कैलकुलेशन भी बिल्कुल एज इट इज होगा। मतलब पहले आपका ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट करेगा एंड देन फाई के ऊपर, मतलब फाई एक्चुअल में 5 स्टार जो वैल्यू रहेगा उसी के ऊपर, जो कि हम यहाँ पे देखो इस इंटीग्रेशन में भी वैसे ही करते थे ना, कि आपका जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर पहले साई के ऊपर ऑपरेट करेगा एंड देन जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 5 स्टार के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो उसी को यहाँ सर पे इक्वेशन 9 में कोई वर्टिकल लाइन नहीं आएगा क्या एक और? इक्वेशन 9 में नहीं, उसी को यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका अल्फा कैप को अगर आप हर्मिशियन ऑपरेटर को अगर इस्तेमाल करते हो, तो इक्वेशन 9 में यहाँ पे देखो एक वर्टिकल लाइन जो आप बोल रहे हो कि जो मिसिंग है, वो मिसिंग लाइन देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ। ओके, अगर हर्मिशियन नहीं है तो हम उसको एज इट इज उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब विदाउट एनी। तो इक्वेशन को और केट के नाम से कैसे करेंगे, तो उसमें तो क्लोज ही नहीं हो रहा है, वो वर्टिकल लाइन नहीं आ रहा, तो कहाँ पे क्लोज वो नहीं हो रहा है? 9 तो में ही। नहीं, ये तो क्लोज तो हो रहा है ना। ये जो लंबा जो लाइन है, ये लंबा लाइन दोनों के लिए कॉमन है। ओके, हाँ, तो ये अच्छा। तो लेफ्ट में जो फाई है, ये लेफ्ट में जो फाई है, ये आपका कॉन्जुगेट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्टिकल बार का राइट साइड में जो एंटायर पोर्शन है, ये टोटल आपका केट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ये अच्छा, अल्फा आपका ऑपरेटर है। तो पहले ये ऑपरेटर आपका साई के ऊपर ऑपरेट करेगा एंड देन फाई के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ओके, अब क्या बोला गया है कि इट शुड बी नोटेड दैट द इनिशियल स्टेट psi appears on the right hand side of the operator. It should be noted that the initial state psi appears on the right hand side of the operator. ये देखो, ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में आपका इनिशियल स्टेट appear रहेगा, मतलब ये आपका इनिशियल स्टेट है, while the final state that is phi, ये जो फाइनल स्टेट है जिसको हम लेफ्ट में लिखे हैं, appears on the left hand side of the operator, इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये psi आपके लिए इनिशियल स्टेट है, phi आपके लिए फाइनल स्टेट है। Also in this mode of writing the symbol for the complex conjugate is avoided. देखो यहाँ पे जो चीज हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस में जो स्टार नोटेशन जो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, देखो दैट इज इक्वेशन नंबर 9 में यहाँ पे 5 स्टार को रिप्रेजेंट किया गया है इंटीग्रेशन जब आप लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट नोटेशन में वो स्टार को यहाँ से ओमिट किया गया है। इसलिए देखो बोला भी गया है द in this mode of writing the symbol for the complex conjugate is avoided, यहाँ पे स्टार नहीं है। The function appearing on the left hand side of the bar is to be taken as its complex conjugate while making the actual calculation. मतलब यहाँ पे अगर सपोज फाई की जगह में लिखा गया है कि एक्सपोनेंशियल आई थीटा, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्चुअल में ये फाई
एक्सपोनेंशियल आई थीटा नहीं, एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा की तरह ट्रीट होगा। ओके, आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस में जो वैल्यू रहता है उसी वैल्यू को आप यहाँ पे यूज करोगे। So a dynamical state is represented by kth vector or simply kt. A dynamical state is represented by kth vector or kt which is represented by the symbol this. तो देखो यहाँ पे एक डायनेमिकल स्टेट मतलब कोई भी कोई फंक्शन को अगर आप सिंपली उसी के स्टेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केट का जो सिंबल है इस सिंबल के अंदर में। दिस सिंबल इज कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग ए लेटर दैट इज फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक ए स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है, डिनोट्स द केट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ए स्टेट ए ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का अगर आप ए स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस ए स्टेट को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो केट सिंबल है इस केट सिंबल के अंदर में। ओके, तो ये जो इनिशियली जो एक केट सिंबल है इस केट सिंबल को आप तभी कंप्लीट करोगे जब आप इसके अंदर में एक नोटेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे और वो नोटेशन आपका उसका डायनेमिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, now if a ket vector is expressed linearly in terms of other vectors, it is said to be dependent ket vector. If not expressed in terms of others, then it is said to be independent ket vector. एक केट वेक्टर को अगर आप दूसरे किसी केट वेक्टर के साथ अगर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे हम लीनियर वेक्टर स्पेस में पढ़े हैं कि अगर वेक्टर्स को अगर आप लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, अगर आपके पास एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर डिपेंड नहीं करेगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंडिंग और इंडिपेंडेंट नेचर कब मिलेगा, जब आपका उस पर्टिकुलर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में किसी भी बाकी वेक्टर का अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर कंट्रीब्यूशन है तो डिपेंडेंट। यहाँ पे भी उसी फॉर्म में कि ket vector is represented linearly in terms of other vectors, it is said to be linearly dependent ket vector। यहाँ पे अगर आप चाहते तो एक linearly वाला वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो एक केट वेक्टर अगर बाकी केट वेक्टर के सहारे अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट केट वेक्टर होगा, अगर ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट केट वेक्टर कहलाएगा। In linear algebra, every vector space can be associated with a dual vector space। मतलब यहाँ पे अब हम कॉम्प्लेक्स स्पेस का और सिंपली कॉन्जुगेट स्पेस का बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। The vectors of dual space are called bra vectors or simply bras. It is denoted by the symbol this, which is the mirror image of the ket vector. The bra vector is also completed with a letter, for example B. Okay. Dual vector space क्या बोला गया है? Dual vector space मतलब this is nothing but a complex space। मतलब कोई भी पार्टिकल का जैसे एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है वैसे ही आपका जो भी वेक्टर्स है उस वेक्टर का कॉम्प्लेक्स स्पेस में भी आप उसका वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी डुअल स्पेस में एक केट वेक्टर का जो भी आपका मतलब डुअल स्पेस में जो भी वेक्टर्स आपको मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, ब्रा वेक्टर। और ये एग्जैक्टली कॉन्जुगेट किसका है, केट, आपका जो केट वेक्टर है उन सब केट वेक्टर का जस्ट रेप्लिका और कॉन्जुगेट स्पेस में उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको आप इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करोगे कि ये आपका एक केट स्पेस है, इस केट स्पेस का रिप्रेजेंटेशन, सॉरी केट स्पेस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके जस्ट अपोजिट केट स्पेस में क्या होता है ना, पहले आपका एक वर्टिकल बार एंड देन आपका एक एंगुलर ब्रैकेट राइट साइड में, लेकिन ब्रा वेक्टर में आपके लिए पहले लेफ्ट साइड में एक एंगुलर वेक्टर सॉरी एंगुलर सिंबल और फिर आपका वर्टिकल जो लाइन है यहाँ पे देखो उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको कंप्लीट कब करेंगे, जब आप इस सिंबल के अंदर में एक लेटर को इंट्रोड्यूस करोगे। यहाँ पे एक सिंपली एक बी स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक बी स्टेट बी जो आपका यहाँ पे एक बड़ा वेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्चुअल में ये केट स्पेस में जो बी वेक्टर है उसका जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, the two spaces bra and ket are dual to each other. If the ket space has a finite number of dimensions, the dual space, that is the bra space, has the same number of dimensions. If the ket space has infinite number of dimensions, the dual space consists of the same. Bra and ket are thus associated by one-to-one correspondence and hence said to be conjugate to each other and are labeled by the same indices. The bra conjugate to ket A is denoted by this.
subjected to the these conditions. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ब्रा वेक्टर और के वेक्टर करस्पॉन्डिंग जो स्पेस है, मतलब दोनों को अगर आप डुअल स्पेस मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट की तरह बोल सकते हैं। ओके, तो डुअल स्पेस में अगर आप देखोगे कि अगर के स्पेस में डायमेंशन का वैल्यू अगर जो भी डायमेंशन रहेगा, ब्रा स्पेस में भी सेम डायमेंशन होगा, उस बात को भी यहाँ पे बोला गया है। और एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब अगर आपके लिए के स्पेस में किसी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सपोज के स्पेस में आपका एक वेक्टर दिया गया है, सपोज e टू द पावर i थीटा प्लस b इनटू e टू द पावर kx, इस फॉर्म में दिया गया है, तो वो जस्ट उसका ऑपोजिट मतलब जो आपका ब्रा स्पेस होगा, ब्रा स्पेस में एक्सपोनेंशियल जो i जो होगा वो i चेंज होकर माइनस i में चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई चेंज नहीं होता है। उसी बात को यहाँ पे बोला गया है। और लेवलिंग करने का क्या तरीका है कि जो केट स्पेस में जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पहले वर्टिकल बार, फिर आपका उस स्पेस का उस स्टेट करस्पॉन्डिंग लेटर एंड देन आप एंगुलर ब्रैकेट, उसको जस्ट उल्टा कर दो, मतलब पहले एंगुलर ब्रैकेट एंड देन आपका लेटर एंड देन आपका जो वर्टिकल जो बार। लेकिन यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि देखो दो यहाँ पे आपके पास केट वेक्टर है, एक ए और दूसरा बी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद आप अगर आप ब्रा स्पेस में अगर जाना चाहते हैं तो ब्रा स्पेस में क्या हो जाएगा, ये केट ए चेंज होके क्या हो जाएगा ब्रा ए, और केट बी चेंज होके क्या हो जाएगा ब्रा बी। वैसे ही आप रिवर्स वाला प्रोसेस भी जा सकते हैं, मतलब आपके पास अगर पहले मतलब ब्रा ए प्लस ब्रा बी अगर ऐसा कंडीशन दिया गया है तो उसको आप चेंज करके केट स्पेस में केट ए प्लस केट बी इसमें भी वापस आ सकते हो। ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब डुअल स्पेस में ब्रा मतलब आपका जो भी पॉइंट ऑफ मतलब आपका ये जो स्टेट्स जो रिप्रेजेंट किया जाएगा ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे के लिए डुअल है। और दूसरा क्या है, C into ket A will be just opposite as C star into bra A, मतलब जब आप C और C into ket A को अब आप जब ब्रा स्पेस में जब आप रिप्रेजेंट करने जाओगे तो आपके लिए वो सब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस में चेंज हो जाएगा, तो C चेंज होके C स्टार और केट A चेंज होके ब्रा A हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, where C is the complex conjugate complex number and the arrows indicates the correspondence between the two spaces. Okay, thus the scalar product of a bra vector and a kate vector is given by this। अब देखो जैसे आप यास्मीन ने पूछ रही थी कि दो यहाँ पे वर्टिकल बार होना चाहिए था, देखो यहाँ पे कि आपके पास जब दो ऐसे वर्टिकल बार के बारे में बोला जा रहा है कि एक आपका ब्रा वेक्टर ए है और दूसरा है आपका केट वेक्टर बी, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू ये दोनों स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों स्टेट सपोज आपके लिए साई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक हो जाएगा साई ए, दूसरा हो जाएगा साई बी। इसको हम ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कॉमा डाल के, and this is nothing but psi star a psi b into d tau. This is the integration form and this is the bracket notated form। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोला गया है, एक्चुअली द डबल बार इज ओमिटेड एंड रिटन एज, यहाँ पे एक्चुअल में ये डबल बार को ओमिट किया जाता है, डबल बार को हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम एक सिंगल बार को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिंगल बार को कैसे, यहाँ पे जो डबल बार था डबल बार को रिप्लेस करते हैं सिंगल बार से, तो ब्रा ए इंटू केट बी इक्वल टू साई स्टार ए इंटू साई बी इंटू डी टाउ, इसका आप इंटायर वॉल्यूम में इंटीग्रेशन परफॉर्म करें। ओके, thus the bra a into ket b appears to be complete bracket expression while while bra a and ket b are incomplete bracket expression। कैसे इनकम्प्लीट बोला जा रहा है ना, जब आपके पास ऐसा स्पेस को हम मतलब यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आपके पास एक ब्रा ए स्पेस है और सिंपली केट बी स्पेस है, तो इन दोनों को जब तक आप आपका जो ये जो केट बी और ब्रा ए है इसके साथ अगर आप इसका डुअल स्पेस को जब तक आप एसोसिएट नहीं करोगे तब तक ये क्या होगा, एक दूसरे के लिए मतलब इनकम्प्लीट रहेगा, ये कंप्लीट नहीं है। तो कब कंप्लीट होगा, जब आप इन दोनों को इकट्ठा लाओगे, जैसे ये ब्रैकेट नोटेशन में देखो यहाँ पे ब्रा बी और केट सॉरी ब्रा ए और केट बी ये दोनों देखो यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे लिखा गया है, तो ये एक कंप्लीट नोटेशन है। लेकिन दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली मतलब सिंगल फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके लिए इनकम्प्लीट ब्रैकेट एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट होगा। So we can conclude that the Kate vector is associated with initial state and the system
while the bra vector is analogous to the complex conjugate of the wave function of the system. ओके, तो इसके बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं कि केट नोटेशन में जो रहेगा वो आपके लिए इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और ब्रा नोटेशन में जो रहेगा वो आपके लिए फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है। देखो क्या बोला गया है, सपोज एक ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट, एक ऑपरेटर को ऑपरेशन करना चाहते हैं, आपका कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, तो क्या होगा, ए ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन केट साई विल गिव यू अ केट साई प्राइम। मतलब क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर का काम क्या है कि किसी भी वेब फंक्शन को एक मतलब सॉरी किसी भी गिवन फंक्शन को एक नया फॉर्म देना। तो अगर आप सिंपली अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे अगर आपका ये जो केट नोटेशन है, सपोज ये केट नोटेशन नहीं है, सिंपली ए कैप इंटू साई लिखा गया है, तो ए कैप जो ऑपरेटर है ये साई के ऊपर ऑपरेट करेगा, तो आपको एक नया फॉर्म मिलना चाहिए, उसको आप सपोज साई प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये केट फॉर्म को यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है ना, केट फॉर्म को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये कैप जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अगर केट वेक्टर के ऊपर अगर ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा, जो नया जो वैल्यू मिलेगा वो नया वैल्यू भी आपका केट स्पेस में ही रिप्रेजेंटेड होगा। तो ए कैप ऑपरेटिंग ऑन केट साई विल गिव यू द ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ साई दैट इज साई प्राइम इन द केट स्पेस, इसलिए यहाँ पे केट स्पेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एंड दैट फ्रॉम द राइट टू द ब्रा वेक्टर प्रोड्यूस ए ब्रा वेक्टर। और अगर आप उसी ऑपरेटर को अगर आप ब्रा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हो राइट साइड से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ना, ये भी वापस एक ब्रा वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी देखो ये ऑपरेटर राइट साइड से आपका जो ब्रा साई है इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो भी एक ब्रा वेक्टर ही होगा। यहाँ पे उस मतलब वेक्टर का जो अलाइनमेंट है ब्रैकेट नोटेशन में वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 2 क्या है, any linear combination of several Ket vectors is also a Ket vector. Linear combination of several Ket vectors is also a linear Ket vector if A and B are Kets and C1, C2, B2 complex numbers, then linear combination is this. जैसे वहाँ पे लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बात किया गया है कि एक केट वेक्टर अगर बाकी केट वेक्टर्स के सहारे अगर आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो एक लिनियरली डिपेंडेंट फॉर्म को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक केट वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो बाकी केट वेक्टर्स के सहारे, तो एक्चुअल में बाकी वेक्टर्स जो होंगे वो सब भी केट वेक्टर ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी ब्रा वेक्टर का एक्सिस्टेंस नहीं होगा, उसी को यहाँ पे बोला गया है। नंबर 3 जो पॉइंट है, the Ket vectors x depends on parameter x possesses all values in certain range, then from x1 to x2 Ket x is given by omega, this is also a Ket vector। ये क्या है ना, आपके पास अगर एक Ket vector जो कि मतलब एक गिवन स्पेस ऑफ रीजन में अगर आपको दिया गया है, उस Ket vector का अगर कंप्लीट वैल्यू अगर आपको उस एंटायर रीजन में फाइंड करना है, तो क्या बोला जा रहा है, एंटायर रीजन में अगर आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू भी एक केट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक सिंपली अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो जो जिस एंटायर वॉल्यूम में आप वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं उस वैल्यूम का पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो भी उसी वॉल्यूम के अंदर में ही एग्जिस्ट करेगा, इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे केट वेक्टर में भी उसी को बोला गया है। नेक्स्ट है, एनी कंप्लीट ब्रैकेट एक्सप्रेशन डिनोट्स ए नंबर एंड एनी इनकम्प्लीट ब्रैकेट एक्सप्रेशन डिनोट्स ए वेक्टर। अगर आपके पास एक कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एक इनकम्प्लीट ब्रैकेट नोटेशन है, अगर एक इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट नोटेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो जैसे ये जो ब्रा ए इंटू केट बी इज कंप्लीट एंड डिनोट्स ए नंबर, व्हाइल ब्रा ए केट बी आर इनकम्प्लीट एंड हेंस डिनोट्स ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर कंप्लीट है तो एक स्केलर क्वांटिटी और नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इनकम्प्लीट है तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट,
the sum of two bra vectors is defined by the condition its scalar product with kth vector say C is the sum of the scalar products of bra A and bra B से। इस देखो यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो फॉर्म लिखा गया है, इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखो क्या लिखा गया है कि आपके पास दो ब्रा वेक्टर है ब्रा ए एंड ब्रा बी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं किसके ऊपर ना केट सी के ऊपर। तो देखो जैसे ही आप इसको ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, पहले आपका जो दोनों जो इंडिविजुअल जो ब्रा वेक्टर्स हैं इन दोनों के साथ इंडिविजुअल ऑपरेशन होगा। इसलिए देखो यहाँ पे पहले आपका क्या है ब्रा ए इंटू क्या होगा केट सी, ब्रा ए इंटू केट सी प्लस ब्रा बी इंटू केट सी, ब्रा बी इंटू केट सी। तो ये क्या होगा ना एक्चुअल में ये जो आपका वापस ये जो ए वेक्टर जो था ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या था इनकम्प्लीट था, ये बी वेक्टर इनकम्प्लीट था, ये सी ये भी इनकम्प्लीट था इंडिविजुअली। लेकिन जब भी जैसे आप इसको मल्टीप्लाई किए देखो ये क्या हो गया ना, ये एक कंप्लीट नोटेशन ये भी एक कंप्लीट नोटेशन। तो एक स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंपली एक नंबर को। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म आपको मिले जो इसका जस्ट ऑपोजिट हो, यहाँ पे क्या था दो ब्रा वेक्टर एडिशन था और एक केट साई तो मतलब केट वेक्टर मल्टीप्लाई था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना एक ब्रा वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके ऊपर ना दो केट वेक्टर के ऊपर। यहाँ पे दोनों केट वेक्टर क्या क्या है ना, एक बी है और दूसरा सी है। बी और सी ये दोनों केट वेक्टर है, दोनों इंडिविजुअली अगर देखोगे तो दोनों इनकम्प्लीट है। ब्रा वेक्टर ए ये भी इनकम्प्लीट है, लेकिन जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी और ए सी ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंप्लीट नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंपली एक नंबर को। तो ब्रा वेक्टर और केट वेक्टर दोनों केस में ही वो जो रूल है वो फॉलो करेगा। ऑल्सो इफ सी इज एनी नंबर and A is a bra and Kate and B is a Kate, then we have, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ब्रा वेक्टर A है और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या ना एक C इंटू केट B। तो क्या होगा ना C जैसे कि आपका ऑर्डिनरी स्पेस में है तो इस ऑर्डिनरी स्पेस में होने के कारण ये C को आप बाहर एज इट इज लिख सकते हैं। ओके तो C को बाहर निकाल दिए और आपका जो ब्रा वेक्टर A और जो केट वेक्टर B है इन दोनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और सिंपली प्रोडक्ट निकालो। तो ये आपका एक स्केलर प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप सोचो अगर ये जो सी है ये सी अगर ए के साथ मल्टीप्लाई रहता तो आप इसको सी नहीं सी स्टार लिखने पे मजबूर होते, क्योंकि क्या होता ना सी आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस में हो जाता था। ओके नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है द ब्रा कॉन्जुगेट टू केट दिस, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, एक केट नोटेशन का एक्सप्रेशन दिया गया है। ओके इस केट नोटेशन का ब्रा कॉन्जुगेट मतलब डुअल स्पेस में क्या इसका वैल्यू होगा ना, डुअल स्पेस में सिंपली जो भी केट नोटेशन है वो सब केट नोटेशन चेंज होकर ब्रा नोटेशन हो जाएगा। तो जो पहले यहाँ पे ब्रा भी था ये सॉरी पहले जो केट भी था ये चेंज होकर ब्रा भी हो गया। C1 जो केट स्पेस में था वो चेंज होके C1 स्टार ब्रा स्पेस में हो गया। ए जो आपका केट स्पेस में था वो चेंज होके ब्रा ए हो गया और ये C2 इंटू बी ये भी इसी फॉर्म में चेंज हो गया। एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास पहले अगर ऐसा दिया गया जो कि यहाँ पे जो बॉक्स करके मैं बनाया हूँ, अगर ये दिया गया है ब्रा भी इक्वल टू C1 स्टार इंटू ब्रा ए प्लस C2 स्टार इंटू ब्रा भी, तो इसका आप केट कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं और उसका वैल्यू एज इट इज आएगा जो पहला हमको दिया गया है यहाँ। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं ये आपको सबको पता है कि सिंपली अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं तो साई स्टार ए कैप साई डी टाउ और फिर क्या होता है ए कैप साई के ऊपर ऑपरेट करेगा तो एक रिजल्टेंट वैल्यू साई प्राइम मिलता है। यही होता है हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं तब। तो उसी को देखो यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन में इन दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों को ऐसे लिखा गया है कि साई स्टार ए कैप साई डी टाउ दिस इज नथिंग बट पहले आप क्या लिखे हैं यहाँ पे ब्रा साई फिर आपका ऑपरेटर ए एंड देन आपका केट साई। ओके और फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है साई स्टार साई डीटा साई स्टार साई प्राइम डीटा वो आपका ब्रैकेट नोटेशन में क्या हो जाएगा ये ए ऑपरेटर चेंज
ये साई के ऊपर ऑपरेट करेगा, चेंज होके साई प्राइम हो गया। तो ब्रा और केट ये दोनों नोटेशन के बीच में साई और साई प्राइम। तो ये दोनों जो देखो यहाँ पे एरो करके लिखा गया है, ये दोनों एरो एक्चुअल में ये दोनों इंटीग्रेशन का मतलब ब्रैकेट नोटेटेड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर में क्या लिखा गया है, एन ऑपरेटर ए कैप ऑपरेटिंग ऑन केट साई फ्रॉम लेफ्ट रिटन एज। अच्छा देखो, अगर एक ऑपरेटर, ये भी आप सिंपली जैसे हम पहले ही बता रहे थे कॉम्यूटेशन रिलेशनशिप में कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहाँ पे ये क्या है, सिंपली ऑपरेटर है, केट साई आपका मतलब गिवन आइजन स्टेट है, लैम्डा आइजन वैल्यू है, और ये केट साई वापस मतलब आइजन स्टेट है। तो यहाँ पे उसी फॉर्म को मतलब एक मैट्रिक्स एलिमेंट को वापस लिखा गया है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स उसी फॉर्म में, यहाँ पे केट साई जो है वो बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन में उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। नंबर 9 क्या है, if bra and a ket vector are said to be orthogonal if their scalar product is 0। अगर आपके पास मतलब एक ब्रा वेक्टर और एक केट वेक्टर है तो इन दोनों को आप ऑर्थोगोनल कब बोलोगे, कि अगर दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब जैसे हम अभी लिखे थोड़ी देर पहले ये वाला इक्वेशन, ये सपोज कि ब्रा साई इंटू केट साई प्राइम, अगर ये वैल्यू अगर क्या होगा, अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, इन दोनों जो ब्रा और केट वेक्टर है इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। Two bras and two kets are said to be orthogonal if their scalar product of one with the conjugate imaginary of the other is 0। मतलब क्या होगा, दोनों दो ब्रा वेक्टर और दो केट वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, कि अगर दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है एक दूसरे का कॉन्जुगेट इमेजिनरी स्पेस के साथ। कॉन्जुगेट इमेजिनरी स्पेस मतलब सिंपली अगर आप देखोगे कि सपोज आपके पास यहाँ पे देखो एक नोटेशन दिया गया है, सपोज ब्रा साई लिया गया है। ओके, आपके पास एक नोटेशन है ब्रा साई, और एक दूसरा भी मैं ब्रा वेक्टर ले रहा हूँ जिसका नाम है ब्रा फाई। तो आपके पास दो नोटेशन ऐसा है, एक है ब्रा फाई और दूसरा है ब्रा साई। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों ब्रा वेक्टर को कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे ना, ऑर्थोगोनल कब होगा, जब आप ब्रा फाई और ब्रा साई इन दोनों में से एक का नॉर्मल स्टेट और दूसरे का कॉन्जुगेट स्पेस को मल्टीप्लाई करोगे, और तब अगर आपको एक और मतलब जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू अगर 0 होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ऑर्थोगोनल है। कैसे बोलेंगे, सिंपली एक मिनट आप इसको देखिए, मैं एक नया टैब शेयर कर रहा हूँ, खोल लीजिए थोड़ा। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा गया है, सिमिलरली अगर देखो ये ब्रा वेक्टर के लिए हुआ, अगर आपके पास दो केट वेक्टर रहता तो दोनों केट वेक्टर के लिए भी आप बिल्कुल मतलब सेम प्रोसीजर में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केट वेक्टर के लिए मुझे शायद बोलना नहीं पड़ेगा, जैसे ब्रा वेक्टर के लिए हुआ केट वेक्टर के लिए भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सो द टू स्टेट्स ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम आर ऑर्थोगोनल इफ द वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दीज स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल। क्या बोला गया है, two states of our dynamical system are orthogonal if the vector corresponding to these states are orthogonal। मतलब दोनों डायनामिकल वेरिएबल स्टेट करस्पॉन्डिंग अगर वेक्टर्स हमारे लिए ऑर्थोगोनल होंगे तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा जो डायनामिकल स्टेट करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल स्टेट था वो स्टेट भी ऑर्थोगोनल है। ओके, नंबर 10 क्या है, द लेंथ ऑफ ए ब्रा वेक्टर ए ऑफ इट्स और ऑफ इट्स conjugate केट वेक्टर ए और वाइस वर्सा इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ दिस। अच्छा, मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि किसी भी वेक्टर का एक लेंथ, मतलब जैसे आपको एक वेक्टर का लेंथ निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखते हो, अंडर रूट ओवर सपोज ए वेक्टर का मॉड वैल्यू निकालो तो क्या मतलब सिंपली वैल्यू निकालोगे तो क्या क्या करोगे आप, अंडर रूट में मॉड ऑफ ए वेक्टर, अब मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू आप वहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख दिए, फिर आप वैल्यू को वहाँ पे पुट किया एंड देन अंडर रूट में, उसी को यहाँ पे बोला गया है। ऐसे ही आपके पास और भी आपके देखना बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स और भी लिखे होंगे, लेकिन मैं कुछ बस गिने चुने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे शेयर किया हूँ।
बाकी आपके पास बुक में जो भी है उन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर पढ़ेंगे, हालाँकि मैं मैक्सिमम पोर्शन का मैं बता दिया हूँ, है ना? आपके पास जो भी बुक है उस बुक को थोड़ा अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो ब्रैकेट नोटेशन से रिलेटेड बहुत सारी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रख पाएँ तो आपका जो भी मतलब मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, उन सब मैथमेटिक्स को आप बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलो मैं पूछ रहा हूँ एक-एक करके, सब बताओ आप। सबसे पहले अतुल, माइक ऑन करो। हाँ, बताइए। आवाज आ रही है ना सर? हाँ, आवाज़ आ रही है, आप बताइए, कुछ दिक्कत है? सर वो ऑर्डिनरी स्पेस और कॉम्प्लेक्स स्पेस बता रहे थे, हाँ। वो राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग चलेगा क्या? मैं ठीक से समझ नहीं पाया था, कनेक्ट नहीं हुआ था तो। हाँ, राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। राइट लेफ्ट के यस। अकॉर्डिंग ही चलेगा। मतलब जो आपका ब्रैकेट नोटेशन में जो ब्रास स्पेस में अगर आपके पास सपोज़ एक नोटेशन दिया गया है जहाँ पे ब्रास स्पेस एक कंप्लीट नोटेशन दिया गया है, ओके? हाँ सर। एक कंप्लीट नोटेशन अगर आपको दिया गया है, उस कंप्लीट नोटेशन में जो पोर्शन आपके लिए ब्रा पोर्शन में जो दिया रहेगा, वो आपके लिए किसमें होगा? कॉम्प्लेक्स स्पेस में। कॉम्प्लेक्स। स्पेस में जो होगा वो आपका ऑर्डिनरी स्पेस में। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट आशीष। आवाज नहीं आ रहा है आशीष आपका। ठीक है सर। नेक्स्ट दिव्या सिंह। हेलो। हाँ ठीक, बताइए ना। आशीष बताओ, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर। नहीं सर, ठीक है। ओके दिव्या। दिव्या का आवाज नहीं आ रहा है क्या? अनीश्वर। जी सर, अभी तो कोई डाउट। ओके ठीक। नंदिता। नंदिता। नंदिता का आवाज नहीं आ रहा है। नेहा। नहीं सर, ऐसे नहीं है ठीक। सर। जैसे आप अभी 9th वाले पॉइंट में ऑर्थोगोनल वाला बता रहे थे, कौन से वाले में? ए बी लिख 9th पॉइंट में हाँ 0 आता है जिसमें, हाँ हाँ तो हाँ। वो ए और बी जैसे लेंगे तो वो सॉल्व तो वैसे ही होगा ना, इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई स्टार बी डी टाउ से ही, हाँ कि नहीं? लेकिन आपके पास अगर दो ब्रा वेक्टर है तो आप दो ब्रा वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई मतलब कैसे ऑपरेट करोगे, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। जैसे तो अगर मैं आपको सपोज, देखो मेरी बात सुनो पहले। अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन दिया हूँ मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या क्या लिखा है ना, इंटीग्रेशन में लिखा है एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ये इंटीग्रेशन आप कर पाओगे? मतलब एक्स स्क्वायर लिखा है तो इंटीग्रेशन कर सिर्फ पाऊंगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है। dx लिखे रहेगा तब ही करेंगे। हाँ dx जरूरी है ना वहाँ पे। बिना dx हाँ। का वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है एक्स स्क्वायर का। वो एक मतलब एक एरर है एक्चुअली। यहाँ पे भी अगर आपके पास दो ग्राह वेक्टर अगर दिया गया है कंटिन्यूअसली, तो दो ग्राह वेक्टर कभी मतलब वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। दोनों ग्राह वेक्टर को आप वहाँ पे ऐसे आप उसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एक को चेंज करेंगे उसके बाद तो हाँ वही लगाएंगे ना, साई तो स्टार ए साइन स्टार बी डेटा फिर सॉल्व हाँ करेंगे। हाँ हाँ ठीक, दूसरे का आपको वहाँ पे
मतलब आपको देखो, जब आप ब्रा वेक्टर के साथ किसी भी चीज का ऑपरेशन करोगे तो वो जरूरी, मतलब वो आइदर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फिर वो एक केड वेक्टर होगा। ठीक। अब जो कंडीशन वहाँ पे बताया गया था वो क्या था कि आपके पास अगर दो ग्राफ वेक्टर दिया गया है और आपको बताना है कि वो दोनों ग्राफ वेक्टर क्या ऑर्थोगोनल है या नहीं, दोनों ग्राफ वेक्टर के लिए और दोनों केड वेक्टर के लिए। तो जब आप ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपके लिए ऑर्थोगोनैलिटी का जो कंडीशन है, सिंपली जैसे आप इंटीग्रेशन में भी सॉल्व करते हो, साई स्टार साई जीएक्स, ये जो आपका कंप्लीट नोटेशन है, ये कंप्लीट नोटेशन आपको ब्रा और केट दोनों के लिए लगेगा। तो दोनों केट वेक्टर अगर आपके पास है तो दोनों केट वेक्टर है, मतलब आपके पास दो तो साई है लेकिन कोई साई स्टार है ही नहीं। तो जैसे आप इंटीग्रेशन को नहीं परफॉर्म कर पाओगे, वैसे ही आपके लिए ब्रैकेट नोटेशन में भी दोनों केट वेक्टर को लेके आप कुछ नहीं कर सकते। एक केट वेक्टर को आपको ब्रा स्पेस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट प्रशांत। नहीं सर, फिलहाल कोई डाउट नहीं है। और वर्षा। सर तो डाउट था नहीं, अब क्लियर हो गया। ओके। Vivo 1902। नो सर। यास्मीन। है। थैंक यू। फिर